हाय गाइज, मैं कचना पोत्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी का करेंट पढ़ेंगे। उसके साथ ही कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा तो लगेगा तो अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा और अंत में लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप बढ़िया मैथ और बढ़िया जीके जीएस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहला करेंट कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2021 को मनाया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ आपसे इतना कह सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। आईसीजी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत के संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। तो सबसे पहला करेंट यही है मेरे भाई साहब कि 1 फरवरी 2021 को तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया था। संसद का वह अधिनियम था 1900। देखिए, संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। मतलब जो यह तटरक्षक बल है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भी ख्याल रखिएगा। देखिए, तो अगला करेंट एकदम आराम से पहले करेंट देखते हैं तो उसके बारे में 4 लाइन जानते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। देखिए, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। मतलब आर्द्र भूमि दिवस को हम लोग अंग्रेजी में विश्व वेटलैंड्स दिवस कहते हैं। वेटलैंड्स दिवस, विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स में कनेक्शन की गोद लेने के तारीख को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्यों वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है? तो यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पे वेटलैंड्स आर्द्र भूमि में कन्वेंशन की गोद लेने के तारीख को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के 50 साल पूरे हुए हैं। 50 साल पूरे हुए हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय विश्व वेटलैंड्स एंड वाटर है। अंतर्राष्ट्रीय जो इसका विषय है वेटलैंड्स एंड वाटर है। वेटलैंड्स एंड वाटर याद रखिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और जो इसका थीम है, जो इसका विषय है वह है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर। तो दोनों करेंट आपका दिन से हो गया कि 1 फरवरी को क्या मनाते हैं या 2 फरवरी को क्या मनाते हैं। अगला राज्य समाचार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेंगलुरु में शुरू होने वाला एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो बेंगलुरु में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो बेंगलुरु में किक स्टार्ट करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड महामारी के कारण 3 दिनों के मेगा एयरो इंडिया शो यानी पहली बार हाइब्रिड मोड में उद्घाटन करेंगे। यानी कि जो आपका यह बेंगलुरु में स्टार्ट होगा एयरो शो, इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वो भी करेंगे पार्टनर साहब हाइब्रिड मोड में करेंगे। कोविड महामारी के कारण 3 दिन के मेगा एयरो इंडिया शो को, यह 3 दिन तक यह शो चलेगा। पहली बार 27 देशों के हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्री व्यक्तिगत रूप से या आपदा प्रबंधन में साझा खतरों और सहयोग पर चर्चा के लिए आयोजित एक सम्मेलन में व्यक्ति या आभासी मोड के माध्यम से भाग लेंगे। मतलब कि जो यह एयरो शो है इसमें हिंद महासागर के क्षेत्र के 27 रक्षा मंत्री या तो वह भाग लेंगे आभासी मोड में या भाग लेंगे व्यक्तिगत मोड में। लेकिन वह यहाँ भाग लेंगे, वह आपदा प्रबंधन में साझा खतरों के बारे में चर्चा करेंगे।
उससे पार्टनर साहब मंथन करेंगे। और इस शो का उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं, वो भी हाइब्रिड मोड में किए हैं, और यह एयरो शो बेंगलुरु में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो प्रसाद योजना के तहत वाराणसी को दूसरी क्रूज नाव मिलती है। मतलब कि बनारस को हाल ही फिलहाल में दूसरा क्रूज नाव दिया गया है। वो किस योजना के तहत? तो प्रसाद योजना के तहत। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है। देखिए प्रसाद का हिंदी में फुल फॉर्म होगा तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है। यह 2 स्तरीय क्रूज नाव गंगा नदी के पानी में चलेगी और पर्यटकों को काशी के 84 घाटों के शानदार दृश्य दिखाएगी। काशी में 84 घाट को मतलब 84 गो घाट है, उस घाट का दृश्य दिखाएगी। राज्य के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने रविदास घाट पर क्रूज की अगवानी की है। उन्होंने कहा कि इससे शहर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वह रविदास घाट पर क्रूज की अगवानी की, उद्घाटन की, और उन्होंने कहा कि इससे शहर के पर्यटन को क्षेत्र के बढ़ावा मिलेगी। याद रखना है कि प्रसाद योजना के तहत सेकेंड क्रूज नाव बनारस को दिया गया है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र को। यहाँ देखिए तो उत्तराखंड ने शिवालिक श्रेणी के वृक्षों की 210 प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। यह भी काफ़ी बढ़िया करेंट है, ध्यान रखना है। उत्तराखंड ने शिवालिक श्रेणी के वृक्षों की 210 प्रजातियों को बचाने के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। बॉटनिकल गार्डन पूछेगा कहाँ स्थापना किया गया, तो उत्तराखंड में। क्यों किया गया? तो शिवालिक श्रेणी में 210 ऐसे वृक्ष हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त हो रही हैं, उन प्रजाति को बचाने के लिए बॉटनिकल गार्डन का स्थापना किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक ओबरेटम नाम के पहले प्रकार के वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। शिवालिक ओबरेटम का उद्देश्य लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना है, ताकि वो पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सके और उन्हें बचाने की दिशा में अधिक सक्रिय बना सके। तो बस उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पार्टनर साहब यह स्टार्टिंग किया गया है। तो ध्यान रखना है कि बॉटनिकल गार्डन में 210 प्रजातियों को बचाने के लिए गार्डन का स्थापना किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट करेंट है। आगे देखिए तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र भारत की दूसरी न्याय रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट करेंट, लोगों को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार भारत की दूसरी न्याय रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए महाराष्ट्र ने भारत के न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र ने भारत के न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में अपनी सर्वोच्च रैंक बरकरार रखी है, जो लोगों को न्याय प्रदान करने के मामलों में राज्यों का न्याय करता है। महाराष्ट्र ने 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों जहां आबादी 1 से अधिक है के बीच अपना नंबर 1 स्थान बनाए रखा। तमिलनाडु और तेलंगाना एक ही श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। 7 छोटे राज्यों जहां जनसंख्या 1 से कम है के बीच त्रिपुरा ने सिक्किम और गोवा के बाद सूची में सबसे ऊपर पे है। देखिएगा ध्यान से, इसको अगर बढ़िया से हम बोले तो 2020 न्याय रिपोर्ट के अनुसार सबसे फर्स्ट पे महाराष्ट्र है पार्टनर साहब न्याय देने में। वह मतलब जिससे कि वह न्याय देने में वह मतलब आगे है जिस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, 1 करोड़ की ज़्यादा जनसंख्या है। वैसे 18 राज्यों में सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र। यह दूसरा संस्करण में टॉप पे है, पहला में भी टॉप था। और जब 1 करोड़ से नीचे की बात करेंगे तो त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा के बाद सूची में सबसे ऊपर पे है। तो यह अभी देखना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है न्याय करने में। चलिए राष्ट्रीय मान्यताएं के बारे में कुछ देखिए, यह सब करेंट काफ़ी मददगार होंगे आपके। मतलब कि हम जो यह करेंट उठा रहे हैं पार्टनर साहब, यह काफ़ी मस्त करेंट है। देखिए तो
राष्ट्रीय मान्यताएं, प्रधानमंत्री चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। देखिए बहुत 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 मस्त, प्रधानमंत्री चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। दिन चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने पर देश की आज़ादी की लड़ाई की एक ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री आयोजन के दौरान चौरी चौरा शताब्दी के लिए समर्पित डाक टिकट भी जारी करेंगे। मतलब कि जो चौरी चौरा घटना हुआ था वह मेरे भाई साहब उसका 100 साल पूरा होने वाला है। उस 100 साल के अवसर पे वहाँ एक मतलब आयोजन किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। वह एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा नियोजित शताब्दी समारोह और विभिन्न कार्यक्रम राज्य के सभी 75 जिलों में गुरुवार से शुरू होंगे और यह 4 जून 2022 तक जारी रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह 75 जिला में गुरुवार से शुरू होगा। पार्टनर साहब 75 जिला में, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह कितने जिलों में स्टार्ट होगा, तो 75 जिलों में स्टार्ट होगा। उद्घाटन कौन किया, तो मोदी साहब उद्घाटन किए। उसके कितने साल पूरे होने पर, तो 100 साल पूरे होने पे। तो यह सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। चलिए देखिए तो अगला क्या कहता है। रमेश पोखरियाल निशंक आसियान इंडियन हैकाथॉन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। आप लोग के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आसियान इंडिया हैकाथॉन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आर निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह हैकाथॉन भारत और आसियान को ब्लू इकोनॉमी और शिक्षा के व्यापक विषयों का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। मतलब हैकाथॉन और आसियान पार्टनर साहब जो है वो ब्लू इकोनॉमी और शिक्षा के व्यापक विषयों का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। आसियान इंडिया हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। आसियान इंडिया हैकाथॉन यह पार्टनर साहब एक पहल है, एक योजना है शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। आसियान इंडिया हैकाथॉन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। अब पुरस्कार वितरण 4 फरवरी 2021 को होगा। 1 से 3 फरवरी तक आसियान इंडिया हैकाथॉन का आयोजन होगा और 4 फरवरी को मेरे भाई इसको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। यह अनूठा हैकाथॉन सभी 10 आसियान देशों और भारत के लिए शिक्षा में सहयोग के साथ अपने आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट याद रखना है कि आसियान इंडिया हैकाथॉन रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टनर साहब उसका उद्घाटन किया है। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाने वाली पहल है। 1 से 3 फरवरी 2021 में चली है। यह पार्टनर साहब 4 फरवरी को इसका पुरस्कार बांटा गया है। इसमें भारत के साथ साथ 10 आसियान देश भी शामिल हैं। चलिए तो इसमें और आगे अभी करेंट है, देखना है ध्यान से। कहता है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन करती है। अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला 8वां अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन कौन की है, तो स्मृति ईरानी की है। अब ये भाई देखिए रियल बात है, जब कपड़ा मंत्री है तो रेशम मेला का जो उद्घाटन होगा कपड़ा मंत्री ही न करेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। यह वर्चुअल उद्घाटन था। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के आभासी मंच पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। यानी भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला यही है। जब 8वां पार्टनर साहब 31 जनवरी को कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी उसका उद्घाटन की थी, वर्चुअल उद्घाटन। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मामले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए कहा है। जो विश्व बैंक है
वह सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधारने के लिए बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कर रहा है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए ऐसा करंट बहुत, देखिए कितना बढ़िया से कैटेगरी वाइज आपको हम बांट के पढ़ा रहे हैं। 500 मिलियन डॉलर विश्व बैंक अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक बांग्लादेश को दे रहा है ताकि वहाँ का सड़क और कनेक्टिविटी में सुधार लाया जा सके। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को पश्चिम क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और कनेक्टिविटी के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। परियोजना में बांग्लादेश के पश्चिमी क्षेत्र में 20 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। 20 मिलियन से ज़्यादा लाभ होगा बांग्लादेश के पश्चिमी क्षेत्रों में। कह रहा है आगे पढ़ना साहब कि यह परियोजना 48 किलोमीटर के 2 लेन के जसोर झींदह मार्ग को आधुनिक 4 लेन राजमार्ग में अपग्रेड करने में मदद करेगी। मतलब यह 4 लाइन बनाने जा रहा है बांग्लादेश 48 किलोमीटर के 2 लेन को। यह ग्रामीण सड़कों को जोड़ने और नए ग्रामीण बाजारों को बनाने या विकसित करने के 600 किलोमीटर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। विश्व बैंक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, विश्व बैंक के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह परियोजना हाई फाई और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग के साथ फाइबर ऑप्टिक केबलों की स्थापना को वित्त पोषित करेगी। तो ध्यान रखना है कि विश्व बैंक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है बांग्लादेश को ताकि वहाँ का सड़क और वहाँ का कनेक्टिविटी सुधारा जा सके। अगला क्वेश्चन, गुएन फू ट्रोंग को 3 कार्यकाल के लिए वियतनाम के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया। गुएन फू टोंग को 3 कार्यकाल के लिए वियतनाम के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। वियतनाम में फिर से गुएन फू टोंग को 3 कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिटी पार्टी ने अपने 76 वर्षीय महासचिव गुएन फू ट्रोंग को तीसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। दरअसल वह 2 बार से थे 5-5 साल के लिए, तीसरा पुनः 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं। वह 2011 से इस पद की सेवा कर रहे हैं। ट्रोंग को चुनाव लड़ने की छूट दी गई थी, हालांकि वह 65 की आयु से सीमा के से ऊपर थे, तो कोई दिक्कत नहीं है पटना साहब। याद रखना है गुएन फू ट्रोंग को वियतनाम में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है तीसरा बार। चलिए व्यापार और थोड़ा आर्थिक विषय के बारे में जान लेते हैं दोस्त, एक सेकेंड ध्यान देना है। व्यापार और आर्थिक विषय के बारे में जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% पर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जीडीपी से हम लोग का जो राजकोषीय घाटा है वह 6.8% पर आ गया है। कहता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% पर आ गया है। राज्यों के विचलन सहित राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत हिस्सा अनुदान, ऋण और रिलीज सहित 13,88,502 करोड़ रुपया है, जो संशोधित अनुमान के अनुसार 74,565 करोड़ रुपया की वृद्धि दर्शाता है। तो यह बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना है कि जो हम लोग का राजकोषीय घाटा है वह 6.8% पे आ चुका है। चलिए तो आगे देखिए सब लोग। एनबीसीएफडीसी ने कोविड वैक्सीन प्रशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपोलो मेड स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनबीसीएफडीसी वैक्सीन प्रशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपोलो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके बारे में जान जाते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम एनबीसीएफडीसी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हिंदी रूप है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने सह वित्त पोषण के आधार पर अपने लक्ष्य समूह से संबंधित नर्सों, चिकित्सा और नर्सिंग छात्रों और फार्मासिस्टों को कोविड टीकाकरण प्रशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपोलो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखना है दोस्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम जो है वह क्या कर रहा है कि वह नर्स, चिकित्सा, नर्सिंग छात्र को, फार्मासिस्टों को
कोविड टीकाकरण प्रशासन प्रशिक्षण मतलब प्रदान करने के लिए, उन लोग को टीकाकरण का प्रशिक्षण देने के लिए अपोलो मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। देखिए आगे, तो आवेदन और पद नाम, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती उप सेना प्रमुख का पदभार संभाले हैं। इनके थोड़ा बारे में जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने आज थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। राष्ट्रीय भारतीय अकादमी देहरादून, राष्ट्रीय अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को 1982 में राजदूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। दरअसल जो यह पार्टनर साहब चंडी प्रसाद मोहंती हैं, सीपी मोहंती, इनको 1982 में राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। 4 दशकों के करियर में एक सामान्य अधिकारी ने एक व्यापक स्पेक्ट्रम पर काम किया। संघर्ष और इलाके के प्रोफाइल और कमान स्टाफ और अनुदेशात्मक नियुक्तियों के एक मेजबान को किराए पर लिया। तो इनको ध्यान रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है और हम लोग का सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला, नासा ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भावना लाल को स्टाफ चीफ के रूप में नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो नासा स्पेस एजेंसी है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भावना लाल को स्टाफ चीफ के रूप में नियुक्त किया है। नासा स्टाफ चीफ के रूप में भावना लाल को नियुक्त की है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी भावना लाल को कल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। नासा ने एक बयान में कहा कि लाल 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान कर्मचारियों के सदस्य के रूप में इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यापक अनुभव लाता है। मतलब जो भावना लाल का काम है 2005 से 2020 तक का, वह इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान कर्मचारियों के सदस्य के रूप में इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में व्यापक अनुभव है। उनको चीफ स्टाफ के रूप में नासा पार्टनर साहब नियुक्त किया है भावना लाल को। देखिए तो अगला क्वेश्चन, फेसबुक हेनरी मोनिज को उसके पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। जो फेसबुक है दोस्त, वह हेनरी मोनिज को उसके पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखना है, फेसबुक हेनरी मोनिज को उसके पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी को हेनरी मोनिज को रखा है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। श्री मोनिज 8 फरवरी को कंपनी के वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करेंगे। अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जोड़ेंगे। तो हेनरी मोनिज को फेसबुक पार्टनर साहब अनुपालन अधिकारी के रूप में रखा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम लोग पार्टनर साहब 1 और 2 फरवरी के करंट पढ़ेंगे। आगे हम लोग कल 3 फरवरी के पढ़ेंगे, चाहे आज ही हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए दोस्त, यदि आपको यह करंट बढ़िया लगा हो, यदि आपको कंटेंट हम बढ़िया दे रहे हो, लगे कि ना एग्जाम में यह सब आने वाला है, कैटेगरी वाइज हम लोग बांट के पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट पक्का कीजिएगा दोस्त। चलिए बाय बाय, टेक केयर।